मे आई कम इन सर? आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। आपका वैकल्पिक विषय क्या है, ऑप्शनल क्या है? साइकोलॉजी है सर। साइकोलॉजी, ओके। आपने बी किया है? यस सर, बी किया जी, कहाँ से किया है? सर। संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, संगरूर, पंजाब। पंजाब से। सर ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है? यस सर, डीम्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? सर डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी एक्ट 1956 में सेक्शन 3 में इनको रजिस्टर किया जाता है और इनको ऑटोनॉमी दी जाती है अपना सिलेबस, एडमिशन प्रोसेस और ये सब चीज़ें रेगुलेट करने के लिए। वो तो कोई भी वो तो विश्वविद्यालय सारी करता यूनिवर्सिटी है। में होता है। सारी नहीं, यूनिवर्सिटी एफिलिएशन नहीं देते हैं सर। और जो सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, तो एफिलिएशन कहाँ से होता है फिर? जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, तो वो आप एफिलिएट करके कॉलेज चलाती हैं, डिग्री कॉलेज जो चलते हैं, वो इन लोगों को नहीं मिलता वो है। अधिकार नहीं मिलता है। और सर इनकी ऑटोनॉमी दी जाती है। जैसे इसकी क्या है कि एक सोसाइटी रहती है, जैसे स्लाइड सोसाइटी है सर, तो वो इसको रेगुलेट करती है। बाकी जो स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, वो पार्लियामेंट का एक्ट या स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है उसके एक्ट के तहत वो बनती हैं। ये एक्ट के तहत नहीं बनता है सर। अच्छा, ऐसा ये है। कैसे बनता है फिर, क्या प्रक्रिया होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी की? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सर जो भी है, एक इसका जो भी प्रोविज़न है, एक कॉलेज अगर खोलना है तो इसके लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजना होता है और उसका अगर पैरामीटर ये लोग फुलफिल करते हैं, यूजीसी जाके चेक करता है, तो उनको उसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो सेक्शन 3 है यूजीसी एक्ट का। ये कॉलेज सर एमएचआरडी खुद ही रन कराती है। तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, तो ये गवर्नमेंट ने खुद ही मतलब इसको कर रखा है। जो 1985 में लोंगोवाल राजीव पैक्ट हुआ था, उसके तहत ये मतलब वो किया गया इसका। नहीं, ये तो अदर स्टेट्स में भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। आपके हाँ, लखनऊ में भातखंडे डीम्ड यूनिवर्सिटी है। यस सर, यस सर। ठीक है, सैम हिंगमबॉटम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, नैनी में है। यहाँ भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं सर। बीबीडी भी है। जैसे क्या है कि सर कोई भी नहीं, बीबीडी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं डीम्ड नहीं है, प्राइवेट। ठीक ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, आपने जैसे लिखा, आपने पढ़ाई किया डीम्ड यूनिवर्सिटी से। यस सर। तो क्यों डीम्ड यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं? हिंदी में इसको सम विश्वविद्यालय लिखते हैं। यस सर। क्या ऐसी खास बात है इस विश्वविद्यालय की कि इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है? अच्छा चलिए, ये बताइए कि आपकी यूनिवर्सिटी का लोगो और मोटो क्या है? जिस विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई किया डीम्ड यूनिवर्सिटी से, यस सर। उसका लोगो और मोटो, आदर्श वाक्य क्या है और प्रतीक चिन्ह क्या था? सर ये तो मैं देख के नहीं आया। अच्छा, आपने 3 साल वहाँ पढ़ाई की? कॉरेस्पॉन्डेंस आपको- किया है क्या? कॉरेस्पॉन्डेंस किया है? नहीं सर, वहाँ रह के किया, बट अभी क्योंकि थोड़ा टाइम भी हो गया तो सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो किसी विश्वविद्यालय का मूल है ना। यस सर। आपको डिग्री मिली होगी, आपको आई कार्ड मिला, फी उसमें ही रिसिप्ट बना होगा। यस सब में बना होता है। तो जी एक सर। बड़ा सिंपल ना। वो मैं देख नहीं अच्छा, पाया सर उस पर। चलिए, आपने मनोविज्ञान से इसमें जो मैंने ऑप्शन दिया है, हाँ सर, मैंने हाँ, मेंस वो लिखा आपका है मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान है। अच्छा, ये बताइए कि जो मनोविज्ञान कहा जाता है, तो मन का विज्ञान कैसे हो सकता है? विज्ञान तो हम कहते हैं, जो इसकी यूनिवर्सल डिफिनेशन है कि किसी भी वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है। तो मन का विज्ञान कहाँ होता है? हमारा मन अभी कहीं और है, ठीक है, यस फिर हमारा मन कुछ और कह रहा है। हमारे अंदर एक अंतर्द्वंद चलता रहता है, यस सभी के अंदर चलता है, Yes. किसी भी निर्णय को लेकर के। अंत में हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं और बाद में लगता है निर्णय गलत था। ठीक, तो मन का विज्ञान कैसे हो सकता है? जो एक एज डिसिप्लिन साइकोलॉजी को जो कहा जाता है कि मनोविज्ञान, हिंदी में जो शब्द दिया गया, जी सर। तो क्या आप इससे सहमत हैं? क्या मन का कोई विज्ञान हो सकता है? सर जैसा कि इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, जो भी चीज़ें वो साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू पढ़ाया जाता है। अब मन का विज्ञान का, जैसे आपने कहा कि मन को जानने, तो मन को जानने जैसे आपने बोला, तो इसका डिफिनीशन सर इस तरीके से है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ओवर्ट और कोवर्ट, मतलब आप अंदर जो सोच रहे हैं उसको भी और जो बाहर सोच रहे हैं, तो ये दोनों तरीके के बिहेवियर को स्टडी करता है और साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है। हालांकि इसके जो भी थियरीज हैं, कुछ साइंटिफिक मतलब नेचुरल साइंस जो है, फिजिक्स या केमिस्ट्री, ये जो अप्रोच लगाते हैं उस तरीके का ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ इसमें अप्रोच हैं जो सोशल साइंस के जो अप्रोच हैं वो वाली अप्रोच रहती है। जैसे ह्यूमनिज्म हो गया, वो सोशल साइंस का अप्रोच लेते हैं। जैसे कॉग्निटिव अप्रोच हो गया या बिहेवियरल अप्रोच हो गया, तो वो साइंटिफिक अप्रोच ये लोग लेते हैं। अच्छा, यानी पूरी तरह से विज्ञान नहीं है। सिंथेसिस ऑफ बोथ सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस, ऐसा अच्छा, कैसे? दोनों का। जी सर। कुछ अच्छा, ठीक अप्रोच है। आपने जो सेवाओं की प्रायोरिटी दी है, यस वो आपने नंबर 1 पे दिया है डिप्टी कलेक्टर, नंबर 2 पे आपने दिया अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 सहायक नगर आयुक्त, नगर सर। विकास अनुभाग 4। तो आपने जो पहली प्रायोरिटी दी है डिप्टी कलेक्टर, तो डिप्टी कलेक्टर क्या है? जो पदनाम है डिप्टी कलेक्टर, यस सर। तो क्या, क्यों इसको डिप्टी कलेक्टर कहा जाता है? सर ये जो है सब डिवीज़न का एक मतलब
अधिकारी होता है जो कि सब डिवीज़न लेवल पे पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड प्रशासन ये सब चीज़ें देखता है। और ये चूँकि पहले से चला आ रहा है सर, ब्रिटिश पीरियड से ही। और सर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके अंडर में ये पहले से सब डिविजनल मतलब मजिस्ट्रेट क्रिएट किया गया है पोस्ट ब्रिटिश टाइम से। तो पोस्ट का नाम तो सर नोमेनक्लेचर तो वैसे ही चला आ रहा है। अच्छा, तो ये आपका जो डिप्टी कलेक्टर है और एसडीएम, इन दोनों में क्या अंतर है? सर एसडीएम भी कहा जाता है इसको? एसडीएम को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। हाँ, और डिप्टी कलेक्टर सर जो कलेक्टर का डिप्यूटी हो गया, मतलब उस कलेक्टर तरीके का से, मतलब एक जिले में कलेक्टर हो गया तो उसका एक तरीके से जो डिप्यूटी है, उनके 3-4 जो डिप्यूटी होंगे। नहीं, ये कलेक्ट क्या करता है? इसे नाम है डिप्टी कलेक्टर। नहीं, नाम तो क्या तो सर कलेक्ट करता है? नाम तो सर रिवेन्यू कलेक्शन का मतलब मेन वो है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट इन लोगों का रहता है। बट अभी फंक्शन इन लोगों की और ज़्यादा डाइवर्सिफाई। अच्छा, दोनों एक ही कि अलग अलग है? डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम एक ही है कि अलग अलग पदनाम है? मतलब जो पर्सन होल्ड करता है पोजीशन सर वो तो एक ही होता है। एक ही होता है। यस सर। तो दो अलग अलग नाम क्यों दिया गया? डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और क्या अंतर क्या है? कलेक्टर और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर हुआ? कलेक्टर और मजिस्ट्रेट में सर अंतर मेनली ये है कि जो एसडीएम बोला जाता है वो मजिस्ट्रेट मतलब दिखाता है कि ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं। और जो डिप्टी कलेक्टर दिखाता है वो मेनली ये सिग्निफाई करता है कि आप रिवेन्यू डिपार्टमेंट के मतलब रिवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिशियल हैं सब डिवीज़न लेवल पे। अच्छा, ठीक है। अब आपने जो इसमें सेकंड प्रायोरिटी दी है, यस सर। वो दिया है कि अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 सहायक नगर आयुक्त का पद Yes, है। sir. ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? सहायक नगर आयुक्त की Yes, जो sir, पोस्टिंग होगी 17 वो तो नगरों में होती है। यस ठीक है। सर। अच्छा, हमारी जो जनगणना है, Yes, sir. सेंसस है, उस सेंसस में नगरों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है? तीन हाउ मेनी श्रेणी- कैटेगरीज ऑफ अर्बन सेंटर्स? 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। 3 हैं। जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर 3 याद आ रहा है। कौन कौन से 3? एक सर मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन एक में 70,000 से 1 लाख पॉपुलेशन, और दूसरे में 1 लाख से ऊपर, और तीसरे में 10 लाख से ऊपर। अच्छा, नगर किसे कहेंगे? जैसे आपने सहायक नगर आयुक्त का पद इसमें भरा है सेकंड प्रायोरिटी, तो नगर माने क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सिटी, नगर, इसके अर्बन सर सेंटर्स? पैरामीटर्स हैं कुछ कि 50% से कम, मतलब एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड ना हो। कितने परसेंट? 50% से कम लोग, मतलब 50% से ज़्यादा नहीं, लोग 50% नॉन एग्रीकल्चर में हो, ऐसा कुछ सर पैरामीटर तो मुझे कंप्लीट। 4 पैरामीटर्स हैं, तो एग्रीकल्चर ज़्यादा है, मतलब नॉट मोर देन, ठीक ना? नॉट मोर देन हाँ। 50%। उससे ज़्यादा लोग कृषि गतिविधियों में संलग्न न हों, Yes, वो कितना परसेंट है? और पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? पॉपुलेशन तो सर कैटेगराइज किया गया है 70,000 से ऊपर, 70,000 से 1 लाख, फिर 1 लाख से ऊपर। 70,000 श्योर है आप? नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, चूँकि ये काफ़ी दिन हो गया पढ़े हुए, रिकॉल नहीं कर पा, मतलब बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है सर। नगरों की जो श्रेणी है और नगर की जो परिभाषा दी गई सेंसस में, वो कौन से पैरामीटर्स हैं? अच्छा, ठीक है। आपने बीई किया है, यस सर। ठीक है। अच्छा, बीई और बीटेक में क्या अंतर है? सर बीई और बीटेक में जो मेन डिफरेंस जो मतलब जनरली परसीव किया जाता है लोगों में कि ये डिफरेंस है, तो वो ये डिफरेंस है कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में थियोरेटिकल ओरिएंटेड होता है, और बीटेक में सर थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों ओरिएंटेड होता है। बट मैंने कुछ आर्टिकल सर्च किए थे जिसमें आईआईटी बॉम्बे के जो डीन थे उन्होंने अपना ओपिनियन दे रखा था। तो उन्होंने ये बताया था कि इंडिया में एज सच बीई और बीटेक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो एक मेन डिफरेंस है वो ये बता रहे थे कि बीटेक के जो कोर्स होते हैं वो रेगुलर अपडेट होते हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ गई वो ऑलमोस्ट आईआईटी वाले लोग बताते हैं कि हम लोग हर साल लगभग कुछ सिलेबस ऐड कर देते हैं, जो भी नए डेवलपमेंट हुए वो बीई में नहीं होता है सर। देखिए, बीई में नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है और फंडामेंटल। मैं तो सहमत इसलिए नहीं हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अपने विश्वविद्यालय में हम लोग रेगुलर क्या करते हैं, अपना सिलेबस अपडेट करते हैं, नई चीज़ों को जोड़ते हैं, ठीक है। नए उसमें पाठ्यक्रम, नया सिलेबस आता है, नए कोर्सेज स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो अपडेट तो हमें करना होगा, क्योंकि अगर हम बहुत पुरानी चीज़ें पढ़ाएंगे जो आज इरेलेवेंट हैं, जो तो उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं जानना चाह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग में जैसे है बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग? व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी? इंजीनियरिंग सर मेनली थियोरेटिकल ओरिएंटेड होता है, पढ़ा जाता है, एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज़ आपने इन्वेंट किया। टेक्नोलॉजी में क्या सर, उसको स्केल अप किया जाता है। टेक्नोलॉजी कोई इंजीनियरिंग जैसे एक प्रोसेस क्रिएट कर दिया कि इस प्रोसेस से हमको कोई चीज़ बनाना है, तो टेक्नोलॉजी ये कोशिश करेगा कि हम प्रोसेस को शॉर्ट कर दें, एफिशिएंट कर दें, इसको स्केल अप कर दें। टेक्नोलॉजी ज़्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है,
और इंजीनियरिंग ज़्यादा ओरिएंटेड होता है कि हम जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन कैसे ढूंढें या नए मेथड को कैसे इन्वेंट करें, कोई चीज़ बनाना है, तो इस तरीके से है सर। अच्छा, ये बताइए, आप चूंकि साइंस के स्टूडेंट रहे, आपके Yes, पास sir. बीई की डिग्री है, तो आप अपनी इस डिग्री का उपयोग प्रशासनिक सेवाओं में कैसे बेहतर कर सकते हैं? अब आपने जो अपनी प्रायोरिटीज़ दी हैं उसमें एज डिप्टी कलेक्टर सर, है, केमिकल बाकी और इंजीनियरिंग का अलग अलग तो पद हैं, तो उसमें आप कैसे अपनी क्षमता का, इस स्किल का प्रयोग, ठीक है, हाउ यू विल यूज़ योर स्किल इन एडमिनिस्ट्रेशन? सर, केमिकल इंजीनियरिंग का तो बहुत वाइड स्कोप है सर यूज़ करने के लिए। जैसे कि पहले तो हम अगर बहुत बेसिक लेवल से उठें तो वाटर एंड सैनिटेशन में लोगों को अवेयर कर सकते हैं, और इसके लिए जो भी है केमिकल इंजीनियरिंग का यूज़ करके जो भी और नई चीज़ें लाई जा सकती हैं, सैनिटेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। नहीं, इससे वो ऊपर आपके जॉब प्रोफाइल से मिलेगा। केमिकल इंजीनियर सर वुड बी एबल टू डू इट, मतलब केमिकल इंजीनियर ये सब कर सकता है, एटलीस्ट वो जानता है तो सर इन सब चीज़ों को प्रमोट कर सकता है सर। और कोई ऐसी चीज़ बताइए जो हाँ, डेली एडमिनिस्ट्रेशन में, डेली मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आप जैसे एक आम आदमी को, जो एक आपका प्रशासन का उद्देश्य होता है कि हम एक आम आदमी को कैसे राहत दे सकते हैं, कैसे उसके जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत आसान बना सकते हैं लोगों के लिए, तो उसमें आप क्या उपयोग करोगे अपनी इस, जो भी आपने स्किल गेन किया अपनी पढ़ाई से, तो उसको आप प्रशासन में कैसे इस्तेमाल करेंगे? सर देखिए, केमिकल इंजीनियरिंग का जो प्रशासन में यूज़ है, जैसे मैंने एक बताया, दूसरा ये हो सकता है कि जैसे जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसकी रिसाइकलिंग के लिए हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक और जो भी नॉन प्लास्टिक इन सब कामों के लिए दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं। सर, ठीक है। एज ए केमिकल इंजीनियर मैं ज़्यादा जाके बेटर मॉनिटरिंग कर सकता हूँ, देख सकता हूँ चल रहा है नहीं चल रहा है, इन सब चीज़ों को प्रमोट कर सकता हूँ। उसके लिए तो ऑलरेडी उनके पास क्या है, एक्सपर्ट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, यस सर। उसके एक्सपर्ट होते तभी हैं। मैंने कहा ना आपकी ठीक जॉब है। प्रोफाइल पे सूट करेगा। हाँ, वो तो जॉब फाइल इसमें तो दूसरे टाइप का है, इसमें तो आपको पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, नहीं उसको सर, देखना है, आपको डेली एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, लैंड ऑर्डर देखना है, रेवेन्यू कलेक्शन देखना है, ये सब ढेर सारी उसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर होती ये है। सब भी तो जो मैंने बताया वो सब भी एक डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ होता है सर, ये सब प्रॉब्लम भी तो है नहीं, वो सब डिस्ट्रिक्ट बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, उसके लिए एक्सपर्ट होता है उनके पास। Yes, ठीक sir. ना? तो उसका मैं- जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा उसमें उनके इंजीनियर्स होते हैं, उनके पास वो डिग्री होती है, उनकी उससे ट्रेनिंग होती है, वो काम करेंगे। आपका काम तो तहसील लेवल पर बाद में प्रमोशन होता है, तो एज ए कोऑर्डिनेटर होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बीच कोऑर्डिनेट करके और कैसे आप प्रशासन को बेहतर बनाते हैं, सर तो उसमें आप क्या योगदान कर सकते हो? उसमें सर जो भी देखिए सर, केमिकल इंजीनियरिंग तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में मतलब ये है, मतलब हर जगह इन्वॉल्व है, तो मैं बेटर तरीके से हर चीज़ को मॉनिटरिंग कर सकता हूँ। अगर कोई एक्सपर्ट है, इंजीनियर है, तो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, उसके काम को मैं समझ पाऊँगा ना सर। मैं इंजीनियर हूँ तो एक जो नॉर्मल ग्रेजुएट है वो तो नहीं समझ सकता। एक तो ये यहाँ पे मेन डिफरेंस है। और सर केमिकल इंजीनियरिंग का हर जगह काम है, डेली यूज से लेके और जो बड़े से बड़े प्रॉब्लम है, जैसे इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी इशू हो गए, बड़े ये ग्लोबल लेवल के इशू हैं, तो एज ए केमिकल इंजीनियर ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जो केमिकल इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जो डेली यूज़ का मैंने बताया, वाटर क्लीनलीनेस, सीवेज और प्लास्टिक रिसाइकलिंग। प्लास्टिक जो कि आज के डेट में सर बहुत बड़ा चैलेंज है, ग्लोबल चैलेंज बन चुका है, तो ये सब मैं पर्सनल लेवल पे इंटरेस्ट लेकर प्रमोट करूँगा अपने अच्छा, अभी प्लास्टिक के बारे में रिसेंटली एक ऑर्डर आया है यूपी गवर्नमेंट का। Yes, sir. क्या ऑर्डर है? सर उसमें बैन किया जा रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, सिंगल यूज क्यों बैन किया जा रहा है? क्योंकि सिंगल यूज सर बहुत चीप होता है प्राइस में, तो लोग यूज़ करते हैं और एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा मतलब कलेक्ट हो रहा है, और वो डिग्रेड होने में सर ऑलमोस्ट 1000 साल ले लेते हैं, 800 से 1000 साल ले लेते हैं। अच्छा, थोड़ा आप हमें ये बताइए, यस सर। जैसे आपने कहा कि यानी केमिकल के फील्ड से आप प्रशासन में बहुत बेहतर कर सकते हैं जी सर। और करेंगे भी। यस सर। तो वर्तमान समय में जो एक चर्चा है, एक विवाद का विषय है कि सामान्य विवाद विशेषज्ञ, प्रशासन को चलाने के लिए सामान्य की आवश्यकता है कि विशेषज्ञ की, या दोनों की है, तो इसमें आप कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित करेंगे? सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि सर आज के समय में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है वो सर बहुत कॉमन हो गया। अब उसको मतलब इस तरीके से नहीं हमको कंसीडर करना चाहिए कि ये जो है ये जनरल हो गया ग्रेजुएशन में कि बीटेक कर लेते हैं, बस 1 साल तो एक्स्ट्रा लग रहा है, मेरे पास एक प्रोफेशनल डिग्री आ जाएगी। तो ये सर सोच कॉमन हो चुकी है लोगों में। भाई, ये कहा जाता है कि एक डॉक्टर प्रशासन चला सकता है, बिल्कुल सर, लेकिन एक सामान्य डॉक्टर का काम नहीं कर सकता। ये है सर। इसका जन्म कहाँ से हुआ, इसका जन्म किस कंट्री से हुआ,
मैं कंट्री की बात कर रहा प्रशासन तो सर जी, समानक जहाँ विशासन। तक मैं मतलब समझ पा रहा हूँ या जहाँ तक मेरी जानकारी है सर, यूएस में जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के 80-50s के आसपास थे। अच्छा, कोई वुड करके थे, नाम तो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर ठीक ठीक, बढ़िया कोई से। बात नहीं। तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को इनिशिएट किए थे, वहाँ पे स्पॉयल सिस्टम होता था। तो उसके रिएक्शन में ये एक मतलब वो किए थे कि लाए थे जहाँ पे मेरिट, इफ़िशियंसी और न्यूट्रलिटी इन सब चीज़ों को प्रमोट किया गया और वहाँ जी, से जी। प्रशासन ऐसा सच स्टार्ट हुआ। ठीक ठीक, कोई बात नहीं है। और आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, यस सर, तो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जान पियाजे का क्या रोल है? जान पियाजे तो पढ़े होंगे आप? जिन पढ़े हैं कि Yes, व्यवहारिक sir, पढ़े रूप हैं, जिन में, पियाजे। व्यवहारिक रूप में थोड़ा सा उनको यस सर, यूज यस भी सर, किए यस हैं? सर। उन्होंने नहीं सर पढ़ा हुआ है, बहुत पढ़ा अच्छे हुआ से है। पढ़ा है सर। तो वर्तमान अब उनका जान कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी सर पॉपुलर है काफ़ी, जिन पीगेट का। तो उनकी वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है? सर उनकी प्रासंगिकता ये है कि हम लोग अपना जो स्कूल एजुकेशन है उसको उस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे हम लोग क्या पढ़ाते हैं क्लास के हिसाब से सर पढ़ाते हैं। कोई बच्चा क्लास फर्स्ट में है, सेकंड में है, एक थर्ड। प्रशासनिक अधिकारी, मतलब अधिकारी की तरह आप हमें बताइए। तो सर पर प्रशासनिक अधिकारी की हाँ तरह बिल्कुल, सर आप अपने सब्जेक्ट का किस प्रकार से यूज करेंगे अपने पद के अकॉर्डिंग, डिप्टी कलेक्टर के अकॉर्डिंग? सर सबसे जो बेस्ट यूज हो सकता है इनके थियरी का सर वो ये हो सकता है कि एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करी जाए, जो इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी है सर। क्योंकि एजुकेशन तो सर सब कुछ है ना, अगर एजुकेशन हम चेंज कर पाते हैं तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें बदल जाएंगी सर। जब हमने डायरेक्ट कह दिया कि आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में बताइए, तो तो आप डिप्टी एजुकेटेड कलेक्टर हैं सर, आप। डिप्टी कलेक्टर के अंडर में आता तो है सर एजुकेशन, और एजुकेशन हमें लगता है चेंज करना तो प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी डिप्टी कलेक्टर या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है। आपका डिसीजन मेकिंग और एक जो साइको नहीं पढ़ा है उसका डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से अंतर दिखाई देगा? सर बिल्कुल अंतर दिखाई देगा। बस वही हमें अंतर बता दीजिए आप। सर ऐसे अंतर दिखाई देगा हाँ, कि मैं लोगों को ऐसे देख पाऊंगा कि इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस स्टेज में है। बाकी लोग उनको देखेंगे कि कौन क्लास 3 में है, कौन क्लास 4 में है, बट मैं उनको ऐसे सेग्रीगेट नहीं करूंगा। मैं ये देखूंगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका हुआ, सबका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले मेजर किया जाएगा, उस हिसाब से सेग्रीगेट करके एक साथ क्लास में बैठाया जाए। अब कोई लड़का सर 5 साल का हो सकता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट 10 साल का हो, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट हुआ। कोई 10 साल का लड़का है, उसका हो सकता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट 5 साल का हुआ हम हो। समस्या के समाधान में पूछ रहे हैं आपसे। तो सर हम समस्या का समाधान सर एक डिप्टी कलेक्टर के पद पर बैठ करके यस सर। तहसील में आप जी सर। जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आप अपने विषय की इम्पोर्टेंसी को दिखाइए हमें। तो विषय की इम्पोर्टेंसी सर तो सबसे प्राइम मतलब ये है सर कि इमोशनल इंटेलिजेंस का हम यूज़ कर सकते हैं। ये डे टू डे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में हर डिसीजन में इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ हो सकता है सर। इसमें क्या है कि हम सामने वाला का इमोशन समझेंगे और अपना खुद का इमोशन समझेंगे। यानी संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं आप? हाँ यस सर, संवेदनशीलता की तो बिल्कुल क्या सर। इसके पहले संवेदनशीलता नहीं थी प्रशासन में? नहीं, बट जो लोग ये पढ़े हुए हैं सब्जेक्ट, वो लोग ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है या क्या चाह रहा है। कई सारे फोटो वायरल होते हैं कि अधिकारी बैठे हैं चारों तरफ, बीच में वो आदमी किसान आकर बैठ जाता है जो कि कोई रिएक्ट नहीं करता। जो मेरे हिसाब से शायद मैं ऐसा कभी ना करूं, क्योंकि मैं इमोशनली सेंसिटिव हूं और मेरे लिए हर इंसान एक जैसा है। वो शायद इसीलिए कि ये सब मैंने सब्जेक्ट पढ़ा, लोगों की ओपिनियन समझे, और मैंने ये पढ़ा कि लोग कोई हैं तो क्यों हैं, कैसे हैं। अब कोई गरीब है, उसको एक्सपोजर नहीं मिला। इमोशनल इंटेलिजेंस में आप सामने वाले की संवेदनशीलता का भी अध्ययन करेंगे या अपने इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप में होना चाहिए? सर अगर किसी भी इंसान में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो खुद के इमोशन को बेहतर समझ पाएगा और उसको रेगुलेट कर पाएगा। और अभी आपने कहा ना कि हम सामने वाले को भी देखेंगे same क्या चीज़- एक्सपेक्टेशन है उसका। यस सर, सेम चीज़ ये है कि सामने वाले का भी इमोशन हम समझ पाएंगे और उसको उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ें सर, आप खुद का इमोशन मतलब समझ पाते हैं और सामने वाले का भी, जो भी इमोशनली इंटेलिजेंस पर्सन होता है। और वो आदमी ऑप्टिमिस्ट होता है, रियलिस्टिक होता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। तो ये सब क्वालिटी होती हैं सर, जो भी जिसका भी इंटेलिजेंस या EQ हाई होता है। अच्छा, एक इस पे थोड़ा सा आप गौर कीजिए थोड़ा। आप महाराजगंज से बिलोंग करते हैं यस सर। और महाराजगंज में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। और लोकसभा की 1 सीटें हैं। 1 सीटें, ठीक है। और नगर निगम की बात हुई थी। यस सर। तो इंडिया में यानी भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पहला नगर निगम कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? मद्रास में सर। किस सन में?
सन तो नहीं रिकॉल कर पा मद्रास में था, श्योर है आप? मद्रास में था कि मुंबई में था कि कोलकाता नहीं। में था? मतलब 99% श्योर सर मद्रास में ही आया था, जहाँ तक मैं याद करता हूँ। मद्रास में ही? यस सर। 100% नहीं? नहीं 100% नहीं है सर, 99% क्योंकि केवल। मुझे कोलकाता भी लग रहा है, बट मुझे ज़्यादातर यही लग रहा है कि मद्रास ही था पहला। मद्रास में ही था। जी सर। अच्छा, एक बात बताइए कि Yes, sir. इस समय हम लोग तो आप तो वो क्या आपका अभिरुचि देखी मैंने ना, आपकी रुचि वॉचिंग मार्वल्स एंड ऑल हाँ ये सर मूवी देखता हूँ। मूवी और देखते हैं आप, तो टीवी भी देखते होंगे। इतना ज़्यादा इस समय इतना स्ट्रेस दिखता है हमको यस सर। चैनल्स पर जब भी हम ऑन करते हैं, हाँ। हिंदी चैनल, इंग्लिश चैनल, तो हमें लगता है ना डिबेट चला कर रहे हैं। यस सर। बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं, Yes, नूपुर शर्मा पे डिबेट, तो फिर अजमेर पे, फिर उदय, मतलब बहुत ज़्यादा शायद Yes, sir. पॉलिटिकल न्यूज़ और डिबेट बहुत ज़्यादा आ रहा है इस समय। तो पहली बात तो आप इसमें मीडिया को कितना, इस डेमोक्रेटिक फेज़ में हम इस मीडिया को कितना रेलिवेंट कहेंगे, कितना प्रासंगिक है सर ये जो डिबेट होते हैं बहुत सारे? सर ये डिबेट तो बहुत हेल्दी डिबेट नहीं होते हैं। और अभी के टाइम में ऐसा कहा जा सकता है कि मीडिया बहुत ज़्यादातर मीडिया मतलब इंडिपेंडेंट अभी नहीं है, पोलराइज हो चुकी है मीडिया, कुछ अगर हटा दिया जाए। और कुछ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मीडिया अवेलेबल हैं वो काफ़ी हद तक मीडिया में हम टोटल देखते हैं, टोटलिटी में, नॉट ओनली टीवी, हम सोशल मीडिया को भी देखेंगे। तो यस सर। तो जैसे जो टीवी चैनल्स हैं उसमें मोस्टली तो सर पोलराइज हो चुके हैं, अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो। और जो डिजिटल इसको आप डेमोक्रेसी के लिए खतरा मान रहे हैं या डेमोक्रेसी के लिए ठीक मान रहे हैं? सर मीडिया का रोल डेमोक्रेसी में बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और एक डेमोक्रेसी का पिलर माना जाता है। बट मीडिया का जो बिल्कुल मीडिया एथिक्स है सर, वो ये है कि फ्री एंड फेयर न्यूज़ एंड व्यूज़। ये सर एक एंटिटी या एक लोगों से दूसरे लोगों के बीच में या पब्लिक के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करता है सर। तो अगर सर कम्युनिकेशन का मीडियम मतलब वो अभी करप्ट हो आपका जाए पोलराइज हो गया, वो तो मीडिया हमारा हाँ, पोलराइज हो गया, मतलब ज़्यादा तो ठीक है, व्यूज तो दे रहा है, एक न्यूज़- पक्ष के दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सर न्यूज़ को सेंसलाइज किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका है मीडिया का। तो सर वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस ड्रिवन हो चुका तो है। इसको आप अपनी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए कौन सी स्थिति कहेंगे? संक्रमण काल है कि बहुत हेल्दी है, स्वस्थ है, नहीं बहुत हेल्दी तो नहीं है और सर। क्या कहते हैं, या अस्वस्थ है, अभी रुग्ण के- है, अभी- क्या कहेंगे आप? अभी के समय में सर जो भी मीडिया का सिचुएशन है उसको बहुत हेल्दी तो नहीं कहेंगे, और इनको इंटरनल रेगुलेशन होने चाहिए इन लोगों तो के। सोशल मीडिया एक बोन है या कर्स है, श्राप है या वरदान है? सर सोशल मीडिया है बोन, लेकिन ये है कि लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि कैसे यूज़ करना है। जो लोग एजुकेट नहीं है कि सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है, तो वो ट्रैप हो जाते हैं, वो मिसयूज हो जाते हैं या कर देते हैं, जिनको नहीं पता है। अदरवाइज तो ये है सर बोन, बेन तो नहीं ठीक कहेंगे। है, एक और हम अंतर्राष्ट्रीय विषय आपसे पूछते हैं। यस सर। भारत सरकार का रूस के प्रति रवैया और अमेरिका के साथ जुड़ते हुए चलने का रवैया, Yes. इसको आप कहाँ तक उचित मानते हैं, कैसा मानते हैं, आपका विचार? सर इंडिया का क्या है कि जो भी हम लोग ऐसे पॉलिसी को देखते हैं, इंडिया की जो भी फॉरेन पॉलिसी है, कि ऐसे देखते हैं कि रूस के साथ अलाइंड हो रहा है, यूएस के साथ अलाइंड हो रहा है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जहाँ तक मैंने फॉलो किया है अपने एक्सटर्नल हम अफेयर, इस समय की करंट पूछ रहे हैं। तो इस समय की सर ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया को जो भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट जहाँ भी दिख रहा है वैसे अपनी पॉलिसी बना रही है, अलाइंड नहीं हो रहा है। जो अपनी सर फॉरेन पॉलिसी क्लियर है और वो मोमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होती। हम लोगों को क्लियर है कि वॉर गलत है, उस पर हम लोग बिल्कुल स्टैंड अपना लेते हैं कि वॉर गलत है। रूस हम लोगों को अपने इंटरेस्ट मतलब हम लोगों का इंटरेस्ट रूस से है, क्योंकि हम लोगों का हैवी डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे, वो चिप मिल जा रहा है। कोल पे डिपेंडेंसी अमेरिका वो के साथ भी तो है हमारा, क्या सर? अमेरिका के साथ भी तो हमारे संबंध और बिल्कुल है सर। तो टेक्नोलॉजी काफी दे रहा है हद तक अमेरिका। हाँ। अमेरिका भी कल परसों में वो हुआ है I2U2 का समिट, तो वहाँ पे ऐसा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट UAE देगा एंड टेक्नोलॉजी US और इजराइल चलिए देगा। आखिरी क्वेश्चन बताइए हमको, अभिवृत्ति और अभिरुचि में अंतर क्या है? सर पिछले वाले क्वेश्चन पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। कर दूं? बताइए। सर हम लोगों को सी में जो है US की ज़रूरत है और लैंड पे रूस की ज़रूरत है, जो डिफेंस के मैटर में। तो हम लोग इस तरीके से मतलब बहुत प्रैक्टिकल होकर अपनी पॉलिसी हाँ सर बिल्कुल प्रैक्टिकल है अभी अपनी फॉरेन पॉलिसी, और बिल्कुल एंड दैट इज द नेशनल डिमांड ऑफ द इंटरेस्ट टाइम। ड्रिवन है। ठीक, यही जरूरत भी है आज की तारीख में। यस सर। क्योंकि इस समय आप ग्लोबल लेवल पे आ चुके हैं, तो Yes, आपको ठीक है। अभिरुचि sir. और अभिवृत्ति बता दीजिए मुझे, अंतर क्या है दोनों में?
सर अभी रुचि में यह है कि आप कोई काम कर रहे हैं और वो आपको काम, जो भी काम आप कर रहे हैं उससे इनर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और सर अभिव्यक्ति में क्या है कि आप, अभिव्यक्ति नहीं कहा मैंने, अभिवृत्ति कहा मैंने। अच्छा अभिवृत्ति, जी जी, सर ये डिफरेंस तो मैं नहीं मतलब नहीं ठीक है, ठीक ठीक है, थैंक यू, आप जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।